मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम भारतीय संघवाद पर बात करेंगे, इंडियन फेडरलिज्म पर बात करेंगे। इससे पूर्व भी हम संघवाद पर चर्चा किए थे। तो हम संघवाद की जो चर्चा किए थे तो ओवरऑल ऑल वर्ल्ड के पर्पस से जिस तरह संघ का कंसेप्ट डेवलप होता है, उस उद्देश्य को लेकर के हमने उसके स्टेप बाय स्टेप जो है पॉइंट पर डिस्कशन किया था। आज हम जो है डिस्कशन करेंगे वो इंडियन फेडरल सिस्टम पर करेंगे। भारतीय संघवाद पर की जो भारतीय संघीय जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है कि जो संविधान होता है वो किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का, वहाँ के रहने वाले लोगों का प्रतिबिंब होता है। क्योंकि वो जहाँ के रहने वाले लोग, उस देश के नागरिक, जैसे उनकी सोच होती है या उसकी जैसी समझ होती है, उन्हीं के भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ के जो है राजनेता, वहाँ के समाज सुधारक या वहाँ के जो है अग्रिम पंथ के जो लोग हैं तो अपना वहाँ योगदान देते हैं। अपने जनप्रतिनिधि जो वहाँ से चुन करके आते हैं, जनता के सम्मान जनप्रतिनिधि, जिनको जनता अपना प्रतिनिधि के रूप में चयन करती है, चयन करने के बाद उसको अपना दायित्व निभाना पड़ता है जो है। तो भारतीय संघ का जो निर्माण जो हम बात करते हैं, तो जो भारतीय संघ है वो अमेरिका की तरह नहीं हुआ था, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व भारत जो है ब्रिटिश शासन का क्या था, औपनिवेश था। और उस जो वो औपनिवेश होने के साथ साथ भारत जो है वो देसी रियासतें भी थी, ब्रिटिश शासन के अधीन भी कुछ प्रांत थे। इस प्रकार से भारत कई भागों में डिवाइड था। स्वतंत्रता के बाद इसका एकीकरण हुआ। चूंकि भारत बहुत ही बड़ा था, इसलिए इसे छोटे छोटे घटकों में बांट दिया गया और साधारणतः भाषा में राज्य कह दिया गया। अतः स्पष्ट है कि भारत में क्या हुआ, संघ ने राज्यों का निर्माण किया। अर्थात जो भारतीय संघ है, अर्थात जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यों का निर्माण किया गया। इसी वजह से भारतीय संघवाद में जो है एकीकरण का इंटीग्रेशन वर्ड यूज किया जाता है। एकीकरण अर्थात यूनियन शब्द यूज किया जाता है, ना कि फेडरल या संघवाद जो है। क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संघ का जब निर्माण किया गया था तो यहाँ के राज्यों ने मिलकर के संघ का निर्माण नहीं किया है। यहाँ की जो है केंद्रीय सत्ता के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यों का निर्माण या गठन किया गया है। तो इसी वजह से जो भारतीय संघ के संबंध में कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था देश जो है। कहीं ब्रिटिश प्रांत थे, कहीं पुर्तगाली बस्तियां थी, कॉलोनियां थी, कहीं देसी रियासतें थीं। तो इस प्रकार से जब कई भागों में देश के अंदर टुकड़े टुकड़े में रियासतें बटी हुई थी, ऐसे में अब देश के एकीकरण की समस्या सामने आ रही है। जैसे मैकियावेली के सामने थी, मैकियावेली ने भी यही उनकी प्रॉब्लम थी कि देश का एकीकरण कैसे किया जाए इटली का, और इस एकीकरण के बाद वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। सेम कंडीशन हमारे भारतीय जो है व्यवस्था पर वही सेम फॉलो होती है कि उस स्वतंत्रता के समय जो भारत देसी रियासतों में, ब्रिटिश प्रांतों में, जो है फ्रांसीसी कॉलोनियों में, पुर्तगाली कॉलोनियों में जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ था, तो उसका कैसे एकीकरण किया जाए और एकीकरण करके वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए। तो ऐसी स्थितियों में जो भारत के संघ में था, तो अर्थात क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में था। भारत अगर इसी टुकड़ों में बना रहता तो उसका जो है विघटन होना स्वाभाविक था, उसका नष्ट होना स्वाभाविक था। तो इसी प्रकार से भारत के संबंध में कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का
अविनाशी संघ है। अर्थात जब भारत का एकीकरण कर दिया गया तो अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसका डिवाइडेशन नहीं कर सकता, इसको कोई बांट नहीं सकता, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो भारतीय संघ में भी संघवाद के चारों लक्षण पाए जाते हैं। जो एक संघीय व्यवस्था की एक जो उनके जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्ट हैं, तो वो भारत इंडियन फेडरल सिस्टम में भी पाए जाते हैं। क्योंकि इसलिए सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक है। हम भारतीय संविधान को संघात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में उस संघवाद के चारों लक्षण पाए जाते हैं। यही वजह है कि हम अपने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान की श्रेणी में रखते हैं। तो भारत में कौन कौन सा जो है उसके लक्षण है संघात्मक के? एकहरा संविधान, एक क्या है? एकहरा संविधान है, एकहरी न्यायपालिका, एकहरी चुनाव मशीनरी है, एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की बात कहते हैं, जो है सिंगल जो है इलेक्शन कमीशन की बात कहते हैं। ठीक है। एकहरी न्यायपालिका की बात, एकीकृत जो है न्यायपालिका है, एकहरा संविधान है। लेकिन तथा राज्यों के सहमत के बिना, और इसमें भारतीय संघ की जो विशेषता है उसमें राज्यों की सहमत के बिना केंद्र जो है कोई भी कानून बना सकता है। तो भारतीय इस अगर जब हमने इस तरह का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किया तो वर्ल्ड के जितने भी जो है राजनीतिक वैज्ञानिक थे या संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने भारतीय संविधान की बहुत आलोचना किया। और जब बनकर के तैयार भी हुआ था उस समय भी हमारे जो है गणमान्य प्रतिनिधि थे, उन्होंने विश्व के जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे राय जानी, उनसे मशविरा किया या उनसे एडवाइस लिया कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कहाँ तक उचित प्रतीत हो रहा है। तो अलग अलग विश्व के देशों के जो संविधान विशेषज्ञ थे तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त किया। तो केसी होयर कहते हैं भारत को अर्धसंघ कहा, क्योंकि उसमें अर्धसंघ कहने का उनका मीनिंग जो आशय था, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने जो है क्वासी की बात किया, अर्धसंघ की बात, क्वासी फेडरल की बात किया, अर्धसंघ की बात किया जो है। क्योंकि जब हमारे देश का संविधान सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में रहता है तो हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था के रूप में काम करता है। जब वही संविधान एक इमरजेंसी पीरियड की बात होती है तो वो तत्कालीन अपने आप में जो है संघ से एकात्मक की ओर जो है कन्वर्ट हो जाता है, संघ से जो है एकात्मक व्यवस्था की रूप कन्वर्ट हो जाता है, ताकि देश की एकता और जो अखंडता बनाए रखा जा सके जो है। तो इस प्रकार से केसी होयर का ऐसा स्टेटमेंट था। और जबकि अलेक्जेंडर विज ने कहा था भारत को पूर्ण संघ या परम संघ कहा, उनका स्टेटमेंट जो भारत है ये पूर्ण संघ है, इसमें अर्ध की कोई बात नहीं है, और ये जो क्या है अपने आप में श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो है जो उल्लेख किया गया था उसके उल्लेख का वर्णन करते हुए भारतीय संघवाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भारतीय संघ की आलोचना का जो कारण है उसका मुख्य वजह अमेरिकी संघ के अनुरूप ना होना है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी देश की व्यवस्था उसकी परिस्थितियों के अनुरूप होती है। जैसे हमने कहा कि हर देश की जो कंडीशन है वो अलग होती है, जो संविधान होता है वहाँ के नागरिकों की भावनाओं का क्या होता है, प्रतीक या प्रतिबिंब होता है। तो इस आधार पर जो है हमारी जो आलोचना की गई उसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व का प्रथम जो है लोकतांत्रिक और संघात्मक व्यवस्था वाला देश कौन है? अमेरिका है। अमेरिका ने ही इस फेडरलिज्म की जो बात किया कि कैसे संघ होना चाहिए या संघ का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, उसने जो उसकी क्वालिफिकेशन रख दिया उसी को लोग बेस बना करके ही अपने अलग अलग देशों में संघ का गठन या निर्माण करते हैं।
तो ऐसे में भाई वहाँ की जो कंडीशन थी, अमेरिका में जो थी, अमेरिका ने अपने स्तर से वहाँ काम किया। और जो भारतीय संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो भारत की डिफरेंट टाइप कंडीशंस है, तो हमें अपने अनुकूल अपने देश के संविधान का निर्माण करना होगा। तो यदि भारतीय संविधान में चूंकि मूल संविधान पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे जो दोहरी जो है, हमारे यहाँ दोहरी न्यायपालिका भी है, हमारे यहाँ दो 11 संविधान है। और जो है भारतीय संविधान जो है सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है। जो सिद्धांत के रूप में जब समान परिस्थितियों में बात करते हैं तो संघ के रूप में काम करता है, व्यवहारिक रूप में भारत केंद्र की ओर झुका हुआ। ये इसकी वास्तविकता है, ये इसकी रियलिटी है। संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि भारत क्या है, संघीय व्यवस्था है। क्योंकि इतना विशाल देश को एक एकात्मक शासन व्यवस्था से सही तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता है। और स्वतंत्रता के पूर्व करते हुए, लेकिन आपातकाल में एकात्मक यूनिटरी हो जाता है। ऐसा इसलिए ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखा जा सके। तो अगर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि सत्ता के बंटवारे के आधार पर एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का जो है क्या होता है, आधारित होता है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होते हैं कि सभी केंद्र और राज्यों की शक्तियां आपस में पहले से डिसाइड होती, पहले से बटी होती हैं। और एकात्मक क्या होता है कि राज्य जो है वो केंद्र के द्वारा निर्भर करता है। केंद्र जैसे उसको शक्तियां देगा, उसी हिसाब से अपने वो राज्य की जो है कानून और व्यवस्था को मेंटेन करेगा जो है। तो हम यहाँ बात करते हैं उसी के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया। डायसी भी बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे जो है ब्रिटेन के। उन्होंने संघवाद पर बात करते हुए कहा कि संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों के बीच सामंजस्य पाया जाता है। उन्होंने ये बताया जो संघवाद है, फेडरलिज्म की बात है, वो एक तरह से सिस्टम है, व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारें जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, सामंजस्य बनाया जाता है। संघवाद की पूर्व शर्तें क्या हैं, इसके पूर्व क्या, इसकी जो है प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पूर्व अवस्था क्या होनी चाहिए, या उसमें पूर्व जो है उसकी जो है शर्तें या जो है जो उसकी मान्यताएं हैं क्या होनी चाहिए। इसको क्राइटेरिया मानक भी कह सकते हैं। तो भौगोलिक समीपता होनी चाहिए। भौगोलिक समीपता संघवाद के लिए क्या होना चाहिए, भौगोलिक समीपता, ज्योग्राफिकल जो है नियर अबाउट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में देखेंगे सामाजिक आर्थिक समानता। उस फेडरल सिस्टम में सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। क्योंकि यदि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो लोग अपने आप में क्या करेंगे, सामाजिक आधार पर भेदभाव करेंगे। और जब लोगों की आवश्यकताएं नहीं पूर्त होंगी तो लोग धरना आंदोलन करेंगे। उससे उस देश की एकता को बनाए रखने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। सांस्कृतिक समानता अर्थात धर्म और भाषा की समानता। सांस्कृतिक इक्वलिटी की जो बात करते हैं, कल्चरल इक्वलिटी की बात करते हैं, अर्थात भाषा व धर्म में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एकता की इच्छा, लोगों के अंदर में इतना जो है नेशनहुड की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रत्व या राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए, ताकि उसके अंदर हो ये मेरा देश है और मैं जो काम कर रहा हूँ अपने देश के हित में काम कर रहा हूँ, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि वहाँ जो है विघटनकारी शक्तियाँ जो होती हैं वो जो है सर ऊपर ना उठा पाए। इकाइयों के बीच समानता, अर्थात जो राज्यों हैं उस देश के अंदर जो अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, उनमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और उनके बीच समानता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक समानता नहीं होगी, किसी को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी और किसी राज्य को उन सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, तो वहाँ के रहने वाले लोग
उस जो है सिस्टम के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, जिससे वो व्यवस्था लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती। तो इसकी जो ऐसा लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, संघवाद में केंद्रीकरण की जो है प्रवृत्ति क्यों ऐसा आई, उसका रीजन क्या है। जब प्रथम और द्वितीय शीत जो है विश्व युद्ध का समय था, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के संघ के द्वारा संचालन किया गया था। अर्थात विश्व जब दो खेमों में बटा हुआ था, तो दोनों महाशक्तियां जो थी, जो उसमें लड़ रही थी, अपने युद्ध में भाग ले रही थी, तो उसमें क्या था, आपस में संगठन बना लिया था, और संगठन के माध्यम से उस जो है अपने विरोधी प्रतिद्वंदियों को हरा दिया था। तो उनको ये रियलाइज होने लगा था, उनको ये महसूस होने लगा था कि यदि हम संघ के द्वारा या संघ का निर्माण करके हम अपने आप को मजबूत करेंगे, तो हम जो है आपस में अखंड बने रहेंगे, अर्थात हमको कोई तोड़ नहीं सकता है या हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसी उनको क्या हुई, प्रवृत्ति हुई, टेंडेंसी आई जो है। लोक कल्याणकारी राज्य का उदय, क्योंकि जब वेलफेयर स्टेट का जो उदय हुआ, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, तो धीरे धीरे संघवाद की जो है संघवाद में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आने लगी, ताकि देश की शासन व्यवस्था को एक रूल और रेगुलेशन से चलाया जा सके। संघ द्वारा राज्य को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, क्योंकि ये भी है संघ के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संघ को क्या किया जाता है, संघ के द्वारा स्टेट गवर्नमेंटों को अर्थात राज्य सरकारों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है जो है, ताकि वो अपने राज्य में अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर सके। विदेशी नीतियों का संघ के द्वारा संचालन, विदेशी जब केंद्र सरकार द्वारा जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, विदेशी मामले होते हैं, तो उनको विदेश नीति से फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती हैं, तो उसमें किसका योगदान होता है, केंद्र सरकार का होता है। उसमें राज्य सरकारों का कोई विषय वस्तु नहीं दिए जाते हैं, ताकि देश की एकता और अखंडता के लिए जिस परिस्थितियों में हो, तो अन्य देशों के साथ संधि अथवा समझौता किए जा सके आसानी के साथ। टेक्नो पॉलिटिक्स का उदय हुआ, धीरे धीरे क्या है, टेक्नो पॉलिटिक्स का जो है उदय हुआ, एक तकनीकी राजनीति का उदय हुआ, जिसकी वजह से एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की ओर हम लोग बढ़ने लगे। क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ होता है, हर चीज़ का क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, केंद्रीकरण किया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति को एक सिस्टम से जो है कनेक्ट किया जा सके, जोड़ा जा सके जो है। तो इस प्रकार से जो इसमें बात हुई। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संघवाद में उत्पन्न नई प्रवृत्तियां क्या हैं, न्यू टेंडेंसियां क्या हैं जो चल रही हैं। उसमें क्या है, जातिवाद, कास्टिज्म की जो बात होती है, क्षेत्रवाद। तो भारतीय संघवाद उत्पन्न जो नई वर्तमान कालीन जो है या समकालीन जो है उसकी प्रवृत्तियां या टेंडेंसियां हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या है, जातिवाद फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में क्षेत्रवाद, नेक्स्ट में भाषावाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय दलों का उदय, सामाजिक आर्थिक विषमता। जो भारतीय संघवाद की जो नई प्रवृत्तियां हैं, वे मुख्य रूप से यही 6-7 हैं। उसमें से ये देखना होगा कि अब ये जो है कहते हैं ना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, अर्थात समाज जो है राजनीतिक समाजीकरण, अर्थात समाज का राजनीतिकरण कैसे होता है और उसका समाजीकरण कैसे किया जाता है, एक दूसरे को समाज और राज्य किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, अब वो कैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो संघवाद के अंतर्गत है जो भारतीय संघवाद में क्या है, जातिवाद बहुत हावी है। लोग चुनाव, जैसे इस पंचायती चुनाव का इस समय जो है आगाज हो चुका है, तो आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए प्रत्येक छात्र, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जो अपने नवयुवक भाई बंधु हैं, उनका जो है मनोबल देखिए कि आए दिन जो है सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या है उनके अंदर, एक तरह क्या है, तो उसमें अब जो प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये उनकी जागरूकता है, लोकतांत्रिक जो है सहभागिता के लिए
डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए ही इसका जो है, इस उद्देश्य से ही पंचायतों का गठन किया गया था, लोगों की जागरूकता के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि यहाँ किसी भी ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए जो संबंधित उम्मीदवार हैं, या क्षेत्र पंचायत के लिए या जिला पंचायत के लिए जो संबंधित उम्मीदवार हैं, उससे मतदाताओं की जो जागरूकता इतनी नहीं है कि वो तो कहने आएंगे कि इस बार हमको मौका दीजिए, लेकिन उनसे कोई ये प्रश्न पूछने वाला नहीं है कि उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका विजन क्या है, आप किस उद्देश्य को लेकर काम करेंगे, अब क्या पर्सनल आपके उद्देश्य हैं, क्या विजन है, क्या करना चाहते, आपको क्या दिख रहा है इस ग्राम पंचायत में या इस क्षेत्र पंचायत में या इस जिले पंचायत के जिस क्षेत्र के अंतर्गत जिस पद के लिए वो व्यक्ति संबंधित चुनाव लड़ रहा हो। उससे एक बार प्रश्न करिए कि हम आपके साथ तो हैं, लेकिन आप अपना विजन क्लियर कर दीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि आप उद्देश्य अपना विजन क्लियर कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि इस ग्राम सभा के अंदर इस जो आप समाज सेवा का जो एक ढोंग रच रहे हैं, तो इस समाज सेवा के अंदर इस ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी जरूरत की चीजें हैं जो आपको अभी दिख रही हैं, कल भी आपकी दिखती रही, ये तो गारंटी नहीं है। क्योंकि ये स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की एक बात होती है, तो आप बताइए कि आपको अगर कोई जो है वो सिर्फ अपने जीतने और जितवाने की बात करते हैं, ना कि उनका कोई ऐसा विजन है कि इस ग्राम पंचायत के लिए किसी हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी शिक्षण संस्थान की जरूरत है, रोजगारों के लिए उनको क्या कर सकते हैं, रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं या रोजगार का सृजन कैसे करवा सकते हैं, ये उनके पास कोई विजन नहीं है। कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या है, टेक्निकल शिक्षा के लिए क्या है, और जो है सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा के लिए क्या है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई आईटीआई कॉलेज है, या सामान्य इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज हैं, ये है या नहीं, इनसे कोई मतलब, उनका कोई विजन ही नहीं है। और कर्मठ और ईमानदार तो लगभग सभी हैं, इनमें कोई कहने की और डाउट होने की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि भारतीय संघवाद की जो एक बुराई और जड़ है वो यही है। सिर्फ यहाँ आइडियल सिर्फ किताबों तक है, जो आदर्श है यहाँ सिर्फ पुस्तकों तक सीमित है। इस आदर्श को लोग अपने जीवन में कोई उतारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए, अब उस आदर्श को लागू करवाने, अनुपालन करवाने के लिए व्यक्ति को खुद उसके लिए कंट्रीब्यूशन या त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, एक आइडियल प्रस्तुत करना पड़ता है, एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है, उसी के आधार पर लोग अनुसरण करते हैं। तो ये जो क्या है जाति, अब उसमें क्या है, इस योग्यता और उस मानक को दृष्टिगत नहीं रखते हैं, लेकिन इस चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये हमारे समुदाय का है, ये हमारे कास्ट का है, उस आधार पर वोट देते हैं, न कि उसकी योग्यता और उसके विजन पर कोई वोट देते हैं, ना उसके घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जातियों का क्या हुआ, होने लगा राजनीतिकरण होना, क्योंकि जाति जो है किसको प्रभावित कर रही है, राजनीति को, क्योंकि जाति के आधार पर ही टिकट होते हैं, उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, उम्मीदवार की जो है जीतने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। और ये होता है कि अगर सामूहिक गुटों का निर्माण भी होता है, तो उसमें ये देखा जाता है किस समुदाय के लोग ज्यादा हैं और कितनी वोटिंग है, जिसके माध्यम से इनकी संभावना बन रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जाति जो है किसको प्रभावित कर रही है, राजनीति को। इस ये और नेक्स्ट पॉइंट क्षेत्रवाद। अगर कोई जो है जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके अंतर्गत कई ग्राम सभाएं जोड़ दी जाती हैं। अब जब कई ग्राम सभाएं जोड़ दी जाती हैं, तो उसमें छोटे छोटे बिंदु के रूप में या जो है पॉइंट के रूप में देखेंगे, तो क्षेत्रवाद की भावना पनपने लगती है कि ये तो यार हमारे गांव का कैंडिडेट है, ये हमारे पड़ोसी गांव का है, ये तो यार दूर का, इससे कौन मिलने जा पाएगा, कौन इससे मुलाकात कर पाएगा। तो इस प्रकार से किसका उदय हुआ, क्षेत्रवाद का उदय, क्षेत्रीय भावना का उदय होने लगा। भाषा का जो पूरे परिश्रम की जब बात करते हैं, तो ये भाषा की जब बात होती है, तो ये तो हमने जो उदाहरण देना चाह रहे हैं,
इस वजह से देना चाह रहे हैं क्योंकि ये तत्कालीन परिस्थितियों में जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं तो इसका भी वहाँ जाति से भी इसका कनेक्शन है। जात से इसको बाहर नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रीयता को अगर देखा जाए तो हाँ, इतनी नियर अबाउट क्षेत्रीयता को नहीं ले सकते हैं। क्षेत्रीयता के अंदर जैसे पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, दक्षिणांचल है, इस तरह से एक भाग के रूप में देख सकते हैं। ग्रामीण में कितना क्षेत्रवाद को अपनाएंगे और संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो सोचते हैं कि ये हम साउथ का है, ये नॉर्थ का है, नॉर्थ ईस्ट का है, ये वेस्ट का है ना, ये मिडिल पार्ट का है जो है। तो इस प्रकार से किसका जन्म हो जाता है? क्षेत्रवाद का होता। भाषा का, अब ये भाषा के आधार पर ये भोजपुरी है, हिंदी है, हिंदी बेल्ट के लोग हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है। तो ये किसके आधार पर डिवाइड हो गए? भाषा के आधार पर जो है देश के अंदर कई क्षेत्रवाद। अभी त्रिभाषा फार्मूला जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में हुआ तो इसी में भाषा के आधार पर ही जो है साउथ के लोग ज़्यादा इसका जो है विरोध कर रहे थे। क्षेत्रीय दलों का उदय, इन्हीं क्षेत्रीय जाति, क्षेत्रवाद और भाषा की असंप्रदायिकता के आधार पर क्या हुआ? क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। धीरे धीरे लोकल जो है क्या हुई, एक जो है पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ? उदय हुआ। जब हम दल पढ़ाएंगे तो हम दल में बताएंगे कि दलों का गठन कैसे होता है, किसे क्षेत्रीय दल कहेंगे, किसे राष्ट्रीय दल कहा जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया, क्या मानक है। और सामाजिक आर्थिक विषमता, क्योंकि इसमें क्या है कि देश के अंदर इतनी सामाजिक और आर्थिक विषमता है कि किसी किसी में जो है बात करें तो वहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो लोग आज भी भूख के वजह से कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ अपने स्वभावतः गुणों के कारण। क्योंकि अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार कितना भी व्यवस्था कर दे, जब तक आप समझदार और जागरूक नहीं हैं तो आप पैसा दे देने से आपकी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। आपके लिए उसका उतना पर्याप्त सफिशिएंट विवेक का होना चाहिए कि उस पैसे का आप यूज या इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों के पास उतना ब्रेन नहीं होता, पैसा हो करके वो ऐसे गलत चीज़ों में लगाएंगे जो एक तरह से उनकी बुराई के रूप में सामने आती है। ठीक है, तो इसमें क्या सामाजिक आर्थिक विषमता भी है, समाज की इतना कुरीतियां हैं जिसके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि अब जो नई प्रवृत्तियां हैं, जो न्यू ट्रेंड है भारतीय संघवाद में, ये बिंदु हैं। तो अब इसमें बात करते हैं संघवाद के लक्षण। जो भारतीय संघवाद के लक्षण है इसमें क्या है? इसमें भारतीय संघवाद में क्या है? हमारे जो भारतीय संघवाद के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं उसके यूं हैं कि एक लिखित एवं कठोर संविधान है हमारे पास। भारतीय संघवाद के लक्षण में देखेंगे हमारे पास एक लिखित एवं कठोर संविधान है। एक लिखित संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, उस संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण किया है जो उस तत्कालीन जो है समय में 395 अनुच्छेद थे जो है और 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे उस समय जो है। इस समय सभी की संख्या बढ़ गई है। और संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी काम किया जाता है तो जो है कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो संविधान को सर्वोपरि मानते हुए, संविधान की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए संविधान की क्या निश्चित किया था? सर्वोच्चता, कि पहले संविधान है फिर इसके बाद सिस्टम की सभी बात होगी जो है ना। अगर संविधान जो कहता है तो संविधान के आधार पर ही सारे निर्णय और वर्क किए जाएंगे, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं। दोहरी नागरिकता, ये क्या है? ये जो लक्षण है दोहरी नागरिकता, तो हमारे यहाँ कौन सी जो है? हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन यहाँ पर संघवाद के लक्षण में क्या है? दोहरी नागरिकता की बात की गई है। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, उसी में केंद्र और राज्यों के विवादों को शांत करने के लिए क्या है? एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राज्य आपस में यदि लड़ते हैं तो उनको शांति कौन करवाएगी, उनको फाइनली ये कौन कह के बताएगा कि आप किसकी गलतियां हैं, किसने फॉल्ट किया है, कौन किसको पनिशमेंट दे पाएगा। तो इस आधार पर हम बात करेंगे तो संघवाद के इस लक्षण में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का होना है।
और नेक्स्ट पॉइंट में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भी है। अब उसी संविधान संघवाद की व्यवस्था में क्या किया जाता है, संघ और राज्यों की शक्तियों को क्या कर दिया जाता, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता, बांट दिया जाता है, ताकि उनको पता चले कि हमें किस आधार पर किस तरह की जो है रूल और रेगुलेशन का पालन करना है। संघवाद के गुण क्या है? यह राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये दोनों के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जनता की भागीदारी पर्याप्त अवसर मिलता है। जब संघीय व्यवस्था होती तो इसके माध्यम से जनता की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसमें सरकार के निरंकुश का भय नहीं रहता, क्योंकि सरकार के जो है शक्तियों में डिवाइड रहती है, तो अपने आप में एक तरह से निरंकुश तानाशाह के रूप में कोई भी जो शासक नहीं बन सकता, क्योंकि शक्तियों का जो है डिसेंट्रलाइजेशन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। यह विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देता, आपस में क्या होता, भाईचारे की भावना इसमें ज़्यादा डेवलप होती, क्योंकि आपस में लोग मिलते हैं, जुलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, काम ऐसे वर्क एक दूसरे से पार्टिसिपेट करने से की वजह से इससे विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। इसके दोष क्या हैं संघवाद के? इसमें निर्णय लेने में जो है क्या होती, कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते, बहुत सारे लोगों के मत होते, उद्देश्य होते हैं, जिसपे किसी भी मुद्दे पर एकता बना पाना संभव नहीं होता है। संभव तो होता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। यह एकता एवं अखंडता के अनुरूप नहीं होता। अगर देश की एकता और अखंडता बनाए रखना है तो वहाँ ये इस प्रकार की व्यवस्था उचित प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि एकता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे यह आर्थिक खर्चीली व्यवस्था है, क्योंकि इतना सिस्टम डेवलप करना पड़ता है कि लोगों के सरकारी व्यय का जो है खर्च बढ़ जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, क्योंकि क्षेत्र जो है संघ के आधार पर जब छोटे छोटे राज्यों में बैठे होते हैं तो उसके क्या क्षेत्रीय भावना डेवलप होती है। उस क्षेत्रीय भावना के आधार पर ही धीरे धीरे जो है राजनीतिक दलों का उदय होता है। तो आज की इस वीडियो क्लास में भारतीय संघवाद के जो है संदर्भ में नई प्रवृत्तियों पर डिस्कशन किया, संघवाद के लक्षण पे बात किया, भारतीय संघवाद के गुण पे बताए, संघवाद के दोष बताए, उसके संबंध में बैकग्राउंड पर डिस्कशन हुआ कि यहाँ की क्या कंडीशन है, किन जो है राजनीतिक वैज्ञानिकों ने किस प्रकार के अपने स्टेटमेंट दिए। आज की वीडियो क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।